जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू स्टेट 2020। आइए भारत के प्रधानमंत्री के बारे में अध्ययन करते हैं। साथ में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसको बनाइएगा। तो दोस्तों, संसदीय व्यवस्था में प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख होते हैं। नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं। उसी पर वास्तविक कार्यकारी की जो शक्तियाँ होता है वो प्रधानमंत्री में निहित होता है। राज्य का जो प्रमुख हैं वो राष्ट्रपति के रूप में जाना जाता है, यानी संघ का प्रमुख आपको कहा जाए कि राष्ट्र का प्रमुख कौन है तो राज्य वो हम कहेंगे राष्ट्रपति हैं। लेकिन अगर सरकार का प्रमुख अगर बोला जाए तो हम लोग बोलेंगे कि कौन है, प्रधानमंत्री होते हैं। वास्तविक कार्यकारी शक्ति किस में निहित होती है तो प्रधानमंत्री में। ठीक है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री का नियुक्ति कैसे होता है दोस्तों? इसके लिए कोई विशेष प्रक्रिया संविधान में नहीं दिया हुआ है, लेकिन अनुच्छेद 75 कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के नियुक्ति करेगा। राष्ट्रपति दोस्तों प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, लेकिन राष्ट्रपति किन्हें नियुक्त करेगा तो दोस्तों राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करेंगे, है ना। जो बहुमत दल, अगर किसी पार्टी का सबसे ज़्यादा मत मिले हैं, सबसे ज़्यादा सीट मिले हैं तो उनको क्या करेंगे, राष्ट्रपति उनको नियुक्त करेंगे। लेकिन यदि ऐसा हो कि लोकसभा में कोई भी दल स्पष्ट बहुमत ना हो, तब वहाँ पर दोस्तों राष्ट्रपति का जो है दायित्व स्वविवेक पर निर्भर करता है और उनका डिसीजन होता है कि हमें कैसे करना है। माने व्यक्तिगत जो विवेक स्वतंत्रता का प्रयोग राष्ट्रपति क्या करेंगे, प्रधानमंत्री की नियुक्ति में प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों इस स्थिति में क्या है कि राष्ट्रपति समानतः क्या करेंगे, जो सबसे बड़े दल का नेता होंगे या जो गठबंधन का नेता होंगे उनको राष्ट्रपति नियुक्त किया जाएगा। राष्ट्रपति समानतः जो सबसे बड़ा दल होगा अथवा जो गठबंधन के जो नेता होंगे उनको प्रधानमंत्री नियुक्ति करेंगे। और शर्त ये होगा कि दोस्तों कि उनको एक माह के अंदर, शर्त यह होगा कि एक माह के अंदर उनको विश्वास मत हासिल करने के लिए कहा जाएगा। ठीक है, सदन में एक माह के भीतर उनको विश्वास मत हासिल करना होगा। तो एक शक्तियाँ हो गया कि जब उनको स्पष्ट बहुमत ना मिलो। दूसरा ऐसा भी हो सकता है, तो ऐसा कब ऐसा किया गया कि उनको जब स्पष्ट बहुमत नहीं मिला तो पहली बार प्रयोग दोस्तों स्वविवेक का जो किया गया वो राष्ट्रपति द्वारा स्वविवेक के आधार पर प्रथम प्रयोग 1979 में किया गया। जब तत्कालिक राष्ट्रपति नीलम संजीवा रेड्डी थे तो मोरारजी देसाई वाली जनता पार्टी की सरकार को मैंने पतन उनके जब जनता पार्टी की सरकार गिर जाता है तो उसके बाद चौधरी चरण सिंह को जो कि गठबंधन के नेता हुआ करते थे को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जो पहली बार राष्ट्रपति द्वारा विवेक के आधार पर कब प्रधानमंत्री को नियुक्त किया गया तो दोस्तों वो पहली बार जो है 1979 में किया गया था, है ना, सुविवेक के आधार पर। उसमें चौधरी चरण सिंह को मोरारजी देसाई की जो पार्टी था उनको गिर जाने के बाद उनको बनाया गया था प्रधानमंत्री। एक स्थिति ऐसा भी हो सकता है दोस्तों, हुआ था जब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के चुनाव के नियुक्ति के लिए अपना व्यक्तिगत निर्णय देता है जब प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु हो जाता है। सेकंड है, एक तो पहला है कि जब उसको किसी भी दल का, एक नंबर आप ध्यान रखें कि किसी को बहुमत पूरा नहीं मिला हो, उस परिस्थिति में अगर राष्ट्रपति चाहे तो जो भी बड़े दल का नेता उनको बुला सकता है या गठबंधन के नेता को बुला सकता है। अगर बहुमत प्राप्त नहीं हुआ तो सेकेंड जो केस उठता है जब प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु हो जाती है तो कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी ना हो। ऐसी दशा में दोस्तों 1984 में बताया गया कि जब 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी तो उस परिस्थिति में तत्कालिक जो राष्ट्रपति ज्ञानी जेल से थे तो राजीव गांधी को उन्होंने प्रधानमंत्री नियुक्ति किया था। हालांकि कुछ दिन के बाद आम चुनाव में चले गए थे और भारी बहुमत के साथ लगभग 404 सीटों से विजयी प्राप्त हुआ था कांग्रेस दोस्तों, सबसे अभी तक रिकॉर्ड है। आगे कहता है दोस्तों कि
1997 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया था कि एक व्यक्ति जो किसी भी सदन का सदस्य ना हो, ये जानने के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है कि अगर आप सदस्य हैं तभी बनेंगे प्रधानमंत्री या कि सदस्य नहीं हैं तो भी बन सकते हैं। तो दोस्तों 1997 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया था कि एक व्यक्ति जो किसी भी सदन का सदस्य ना हो 6 माह के लिए प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। तो याद रखिए कि कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है, कोई सदन का सदस्य नहीं, यानी कोई भी सदन मतलब लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं होने के बावजूद वह 6 माह के लिए प्रधानमंत्री बन सकता है। इस समय अवधि में उनको क्या करना पड़ेगा, किसी भी सदन का सदस्य बनना पड़ेगा, अन्यथा क्या होगा दोस्तों, उनको प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा। संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों में किसी भी सदस्य हो सकता है। तो अब देखिए, सदन के दोनों सदनों में किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि प्रधानमंत्री के लिए आयु कितनी होनी चाहिए, तो देखिए जब दोनों सदन, तो लोकसभा के लिए हमारा कितना उम्र होना चाहिए, 25 ईयर, और लोकसभा के लिए 30 ईयर। तो हम ये कह सकते हैं जिसका उम्र अगर 25 साल हो गया है तो क्या प्रधानमंत्री के लिए एलिजिबल है, यानी अगर मेंबर है तो। ठीक है। दूसरी तरफ ऐसा कई बार मौकों में आ चुका है जब इंदिरा गांधी है ना, इंदिरा गांधी जो थी वो क्या राज्यसभा का सदस्य है ना, देवगौड़ा राज्यसभा के सदस्य के रूप में प्रधानमंत्री रहे, मनमोहन सिंह राज्यसभा के सदस्य के रूप में रहे। हालांकि देवगौड़ा जो है दोस्तों, वो जब कर्नाटका के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, SD देवगौड़ा उनका पूरा नाम था, कर्नाटक के मुख्यमंत्री हुआ करते थे है ना, तभी उनको लाया गया। यानी उस समय जब प्रधानमंत्री बने तो विधानसभा के सदस्य थे। ध्यान देने वाली बात है, उसमें क्या थे, विधानसभा के सदस्य थे। तो देवगौड़ा जो है दोस्तों, उनको पूरा नाम क्या था, SD देवगौड़ा, हरदन हल्ली डोडेगौड़ा देवगौड़ा, हरदन हल्ली उनका गांव का नाम है दोस्तों। ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, दोनों सदनों में से किसी भी सदन का आपका प्रधानमंत्री बनता है। लेकिन अगर यही देखा जाए तो ब्रिटेन में ऐसा नहीं है दोस्तों। ब्रिटेन में क्या है, जो वहाँ का, हम लोग के यहाँ जो लोकसभा होता है तो वहाँ के लिए हाउस ऑफ कॉमन्स बोला जाता है। वहाँ के लिए क्या बोला जाता है, जो हम लोग को निम्न सदन किसको बोलते हैं दोस्तों, लोकसभा। हमारा दूसरा जो वीडियो उसमें देखिएगा आप लोग, पूरा डिटेल से बताया हुआ है। तो लोकसभा को हम लोग निम्न सदन बोलते हैं। उसी प्रकार जो वहाँ का जो निम्न सदन है वो उसी का सदस्य वहाँ का जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बन सकता है। जबकि इंडिया में अगर लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो, दोनों में से किसी का सदस्य भी प्रधानमंत्री बन सकता है। इवन अगर लोकसभा राज्यसभा का सदस्य नहीं भी है तो भी बन सकता है, लेकिन उसका शर्त यह है कि 6 माह के अंदर उसको किसी भी सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। यह किसका वर्डिक्ट है, 1997 उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया था। प्रधानमंत्री की कार्य एवं शक्तियां। तो दोस्तों प्रधानमंत्री के क्या कार्य, बहुत सारे कार्य है दोस्तों, जिसको वर्णन करना वाकई एक ठीक है। उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे किसी भी नियुक्ति, मंत्री का जो नियुक्ति है दोस्तों, अपने दल के व्यक्तियों के राष्ट्रपति को सिफारिश करता है। माने किसी वो मंत्री बनाना चाहता है तो उसके लिए राष्ट्रपति को सिफारिश करने का काम जो है कौन करेंगे, हमारे प्रधानमंत्री करेंगे। राष्ट्रपति उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त करेंगे जिनकी सिफारिश प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। जब तक प्रधानमंत्री के द्वारा सिफारिश नहीं किया जाएगा तब तक वह राष्ट्रपति किसी को भी मंत्री नियुक्त नहीं कर सकेंगे। प्रधानमंत्री मंत्रियों को विभिन्न मंत्रालय का आवंटन करना, मन कौन सा मंत्रालय किनको जाना है उसको आवंटन कौन करेंगे, तो प्रधानमंत्री। तथा उसमें अगर फेरबदल करना हो तो कौन करेंगे, प्रधानमंत्री करेंगे। किसी मंत्री का त्यागपत्र देने की, प्रधानमंत्री किसी भी मंत्री को त्यागपत्र देने की अथवा राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की सलाह भी दे सकता है। वहीं मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करेंगे, तो मंत्रिपरिषद का अध्यक्षता कौन करेंगे, तो राष्ट्रपति करेंगे, तथा उनके निर्णय प्रभावित करता है। वह प्रधानमंत्री सही मंत्रियों की गतिविधियों को नियंत्रित, निर्देशित और समन्वय करता है। मतलब क्या है, वह क्या करेंगे, पहला तो नियंत्रण करेंगे, डायरेक्ट करेंगे उनको क्या क्या कर सकते हैं, और साथ में कोऑर्डिनेट माने समन्वय का बनाएंगे उसके साथ में यदि प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र दे दे तो मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर सकता है। अगर स्वयं अगर प्रधानमंत्री अगर दोस्तों अगर त्यागपत्र अगर दे देंगे तो क्या होगा, पूरा मंत्रिमंडल जो है बर्खास्त हो जाएगा, यानी पूरा लोकसभा क्या होगा, डिसॉल्व हो जाएगा। संसद के संबंध में जो उनकी शक्तियां हैं
तो प्रधानमंत्री क्या है दोस्तों, लोकसभा के लोकसभा यानी निचले सदन, लोकसभा को क्या बोलते हैं, निचले सदन, तो निचले सदन का नेता होते हैं। उसी प्रकार राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहूत यानी शुरू या सत्रावसान मतलब खत्म करने का जो संबंधी परामर्श है वो कौन देते हैं, तो राष्ट्रपति देते हैं। तो क्या करेंगे, यह एडवाइस करेंगे समन और प्रोग्रेड टू सेशन ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। वो किसी भी समय लोकसभा विघटित करने के लिए सिफारिश राष्ट्रपति को कर सकते हैं। लोकसभा का विघटन करने का सिफारिश राष्ट्रपति को कौन करते हैं, तो प्रधानमंत्री करते हैं। तो साथ में सरकार के नीतियों की घोषणा कौन करेंगे, तो हमारे प्रधानमंत्री करेंगे। राष्ट्रपति के संबंध में क्या है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच में संवाद की मुख्य कड़ी होते हैं। राष्ट्रपति जो है विभिन्न अधिकारियों जैसे भारत के महान्यायवादी, भारत के महानियंत्रक एवं लेखा परीक्षक CAG, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं उनके सदस्य, आयुक्त, वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं उनके सदस्य अन्य की नियुक्ति के संबंध में परामर्श भी कौन देते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री देते हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा अभी वर्तमान में भारत का महान्यायवादी CAG और लोकसभा अध्यक्ष कौन है, वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। हालांकि पिछले वीडियो में बताया है लेकिन आप इसको कमेंट सेक्शन में बताइए। प्रधानमंत्री की नीति, प्रधानमंत्री का जो नीति आयोग है उसका क्या होंगे, चेयरमैन होंगे। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल यानी राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, इंटर स्टेट काउंसिल एवं नेशनल वाटर रिसोर्स राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष भी कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। वह सेनाओं का राजनैतिक प्रभाव, अब देखिए सेनाओं का अगर प्रमुख अगर पूछा जाए तो आप क्या बोलेंगे कि राष्ट्रपति होते, लेकिन अगर बोलेगा कि आपका राजनैतिक प्रमुख सेना का कौन होते हैं तो आपको बताना है कि प्रधानमंत्री होते हैं। इस प्रकार प्रधानमंत्री को राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कहा गया है दोस्तों कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि हमारे संविधान के अंतर्गत किसी कार्यकारी की यदि अमेरिका के राष्ट्रपति से तुलना किया जाए तो किससे तुलना किया जा सकता है, तो वह है भारत के प्रधानमंत्री, न कि भारत के राष्ट्रपति। यानी भारत के राष्ट्रपति और अमेरिका के राष्ट्रपति से कोई भी तुलना नहीं किया जा सकता। अगर तुलना करना होगा तो अमेरिका के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री से तुलना किया जा सकता है। ये किसका कथन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कुछ आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दोस्तों जिसमें 74, तो 74 आर्टिकल क्या कहता है कि राष्ट्रपति की सहायता देने और परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा। तो मंत्रिपरिषद जिसका प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री होगा। जिसका प्रमुख कौन होगा दोस्तों, प्रधानमंत्री होंगे। इसमें मंत्रियों के द्वारा राष्ट्रपति की सलाह दी जाने की न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती। ऐसा बहुत कुछ है। मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जांच किसी न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती। ऐसा हमारा कितना में लिखा हुआ, 74 आर्टिकल में। उसी प्रकार आर्टिकल 75 का आर्टिकल पहला कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है कौन करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे, तथा प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेंगे। साथ में इसमें और कहा गया है कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या, जो लोकसभा की कुल संख्या होगा दोस्तों, उससे 15% से अधिक नहीं हो सकता है। मतलब लोकसभा का जितना सीट है, मान लीजिए कि 550 है, तो हम इसका 15% निकाल के बताएंगे कि 15/100 निकालेंगे तो आपका लगभग आपको 15 बचे 75 और 15%, 50 का 15% तो 7.5, मैंने लगभग 82, 83, तो लगभग दोस्तों मैक्सिमम जो हो सकता है 82 हो सकता है। यानी प्रधानमंत्री इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री 15% से ज़्यादा नहीं हो सकता है। ऐसा आर्टिकल हमारा कितना कहता है, 75 कहता है, जो कि 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा समावेश किया गया था इसको, है ना। उसी प्रकार मंत्री जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे। जो भी मंत्री दोस्तों राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बने रहेंगे। ऐसा आर्टिकल कितना कहता है, तो हमारा 75 कहता है, 75 को। उसी प्रकार बेहद इंपॉर्टेंट, हर एक बार क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा हुआ, मंत्रिपरिषद
लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होगा। तो पूछता है कि किसके प्रति उत्तरदायी हो, तो लोकसभा के प्रति। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विल कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है। साथ में इसमें और है कि यदि कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह से किसी भी अवधि तक संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, तो वह उस अवधि के समाप्ति पर मंत्रिमंडल, अगर 6 माह तक, अगर मान लीजिए कोई दोस्तों अगर मंत्री बनता है, अगर 6 माह के किसी सदन का सदस्य नहीं बन पाता, तो उसके बाद क्या होगा, उसको उस पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा। उसी प्रकार आर्टिकल 77 है। 77 आर्टिकल क्या कहता है कि भारत की सरकार द्वारा कार्यवाही का संचालन। इसमें क्या है दोस्तों कि जिससे भारत सरकार के समस्त कार्यपालक जो कार्रवाइयाँ होता है राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है। जो भारत सरकार के समस्त कार्यपालक कार्यवाही होता है किसके नाम से किया जाता है दोस्तों, तो राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है। और उसी प्रकार अभिव्यक्त राष्ट्रपति के नाम से पारित आदेश अन्य दस्तावेज को इसी प्रकार अधिप्रमाणित किया जाएगा। ये हमारा आर्टिकल 77 कहता है। उसी प्रकार 78 जो है दोस्तों, आर्टिकल 78 क्या है, इसमें कहता है कि प्रधानमंत्री का कर्तव्य क्या है ना, प्रधानमंत्री का कर्तव्य। तो कर्तव्य क्या होगा कि वह राष्ट्रपति के संघ के प्रशासन के लिए संबंधित मामलों के बारे में मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णयों का विधान के प्रस्ताव के बारे में सूचित करेगा। यानी कार्यपालक का प्रशासन, यानी इसमें क्या है दोस्तों, राष्ट्रपति को क्या है, हमको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। अगर कोई भी चीज़ हम कर रहे हैं, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित लेजिस्लेटिव प्रपोजल जो भी कुछ है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, हमको प्रेसिडेंट को सूचित करना होगा। उसी प्रकार जवाहरलाल नेहरू लाल बहादुर शास्त्री के निधन पर जब नेतृत्व का प्रश्न उठा तो राष्ट्रपति ने अस्थायी व्यवस्था की थी। उन्होंने वरिष्ठतम मंत्री को तब प्रधानमंत्री बनाया जब तक पार्टी द्वारा औपचारिक रूप से नेता का चयन नहीं किया गया। यानी दोस्तों जवाहरलाल नेहरू की जब मृत्यु हो गई थी 1964 में, तो अचानक से प्रधानमंत्री का पद खाली होने के बाद जो राष्ट्रपति थे वह गुलजारी लाल नंदा जी को कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में बनाया था। उसी प्रकार सेकेंड टाइम जब लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई थी अचानक, तो उसके बाद गुलजारी लाल नंदा को ही बतौर प्रधानमंत्री, कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में बनाया गया था, क्योंकि उस समय जो सबसे वरिष्ठ मंत्री थे उनको प्रधानमंत्री बनाना उचित समझे राष्ट्रपति और उनको बनाया था, अस्थायी व्यवस्था किया गया था। ठीक है। उसी प्रकार 96 बीपीसी जो हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह 1990 में और देवगौड़ा 1997 में लोकसभा में हारने पर त्यागपत्र दे दिए थे। लोकसभा में क्या दोस्तों, वो हार गए थे तो उनको त्यागपत्र देना पड़ा था। देखो दोस्तों, ये एक लिस्ट है हमारे प्रधानमंत्री का, जिसमें जवाहरलाल नेहरू देखो सबसे ज़्यादा 1947 से 1964 मतलब मृत्यु प्रांत तक है ना, वो प्रधानमंत्री के पद पर बने रहे। उनके बाद जो है गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में, एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर के रूप में बने। उसके बाद फिर लाल बहादुर शास्त्री बनते दोस्तों। फिर गुलजारी लाल नंदा, जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो गुलजारी लाल नंदा की जब मृत्यु हो जाती है अचानक से, कब होता है तो याद रखिए 10 जनवरी 1966 को एक मीटिंग हुआ था ताशकंद में, और उसके रात में ही उनका मन 11 जनवरी को उनकी खबर आता है मृत्यु का 1966 में। तो दोस्तों ये बेहद इम्पोर्टेंट था लाल बहादुर शास्त्री, जो कि किस चीज़ का बताए थे, जय जवान जय किसान का नारा हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी दिए थे। उसके बाद दोस्तों उनकी मृत्यु के बाद गुलजारी लाल नंदा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया जाता है। इसके बाद दोस्तों इंदिरा गांधी की सरकार बनता है। इंदिरा गांधी एक लंबे समय तक हमारे प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा जो प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करते 17 साल लगभग पीरियड है किसका, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का। उसी प्रकार इंदिरा गांधी लगभग 16 साल प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा गांधी का कार्यकाल रहा है दोस्तों। उसके बाद देखिए मोरारजी देसाई की सरकार, यानी जो प्रथम बार
आपका गैर कांग्रेसी सरकार, जो प्रथम बार गैर कांग्रेसी सरकार बनता है वे थे मोरारजी देसाई, जो कि जनता दल के सरकार बना था दोस्तों 1977 में। हालांकि इनको पूर्ण मेजॉरिटी नहीं मिला। पूछता है कि अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए गए प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो बीपी सिंह ही थे, है ना। हालांकि दोस्तों अगर एक पूछा जाए कि अविश्वास प्रस्ताव सबसे पहले किसके लिए लाया गया था, तो अविश्वास प्रस्ताव जो सबसे पहले लाया गया था वो हमारे जवाहरलाल नेहरू के लिए लाया गया था दोस्तों। तो एक जवाहरलाल नेहरू के लिए लाया गया था। कौन लाया था ये भी पूछ सकता है, तो ये भी जान लीजिए कि सबसे पहले लाया गया आचार्य कृपलानी के द्वारा, आचार्य कृपलानी, है ना, इनके द्वारा लाया गया था। कब लाया गया था, तो अगस्त 1963 में लाया गया था दोस्तों। और किस लिए लाया गया था, तो इंदिरा चाइना वार, जो इंडिया और चाइना जो युद्ध हुआ था उसमें जो विफलता, उसके कारण से आचार्य कृपलानी अगस्त 1963 में ये पहली बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तो ये जान लीजिए पहली बार लाया गया था किसके विरुद्ध। सबसे ज़्यादा बार अगर पूछेगा कि किसके विरुद्ध लाया गया था, तो इंदिरा गांधी के विरुद्ध सबसे ज़्यादा बार लाया गया था दोस्तों। कितना बार, तो 15 बार, है ना। इंदिरा गांधी के विरुद्ध कितना बार लाया गया था, तो 15 बार लाया गया था। ठीक है, तो बीपी सिंह जो है थे वह अविश्वास प्रस्ताव से हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री थे, जिनका कार्यकाल दोस्तों लगभग 11 महीना रहा था। 2/12/1989 से 10/11/1990 तक उनका कार्यकाल रहा था। इसके बाद चंद्रशेखर बनते हैं दोस्तों। तो चंद्रशेखर का कार्यकाल हालांकि ज़्यादा दिन नहीं रहा था, 10 नवंबर को बनते हैं और 21 जून 1991 तक उनका कार्यकाल रहता है। उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव बनते हैं, जो कि लगातार 5 साल रहे हैं। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी बनते हैं दोस्तों 13 दिन के लिए। उसके बाद HD देवगौड़ा, हरदन हल्ली डोडेगौड़ा, देवगौड़ा इनका पूरा नाम बनते हैं। इसके बाद हमारे इंद्र कुमार गुजराल जी हैं। उसके बाद फिर अटल बिहारी वाजपेयी जो 2004 तक बनते हैं दोस्तों। उसके बाद मनमोहन सिंह, और वर्तमान में नरेंद्र मोदी की सरकार है। ठीक है, तो इसके बाद देखिए कुछ प्रधानमंत्री जो हैं दोस्तों फोटो में दिखाया गया है। जैसे जवाहरलाल नेहरू, जिनका कार्यकाल 1947 से लेकर 27 मई 1964, लाल बहादुर शास्त्री 1964 से 1966, उसी प्रकार इंदिरा गांधी 2 बार 1966 से 77 और 80 से 84 तक। उसके बाद फिर मोरारजी देसाई 77 में दोस्तों, चरण सिंह 79 से 80, राजीव गांधी 84 से 89, उसके बाद VP सिंह 89 से 90, उसके बाद चंद्रशेखर बनते दोस्तों 90-91, उसके बाद PV नरसिम्हा राव, HD देवगौड़ा, सभी का फोटो दिया हुआ है, एक के छोड़कर चंद्रशेखर का नई दिश में लगाया हुआ है। ठीक है, और वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो कि 26 मई 2014 से अभी तक हैं और आगे भी रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से, और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जैसे है कि एक कार्यकाल में सबसे कम समय तक जो प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किए वो कौन थे, तो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी मात्र 13 दिन के लिए बने थे दोस्तों, 13 दिन के लिए मात्र बने थे। उसी प्रकार सबसे लंबा जो कार्यकाल है मंत्री के रूप में किसका था, तो जगजीवन राम का था। जगजीवन राम 32 वर्ष तक जो है हमारे मंत्री के रूप में कार्यकाल किए थे। हालांकि पद ग्रहण करते समय जो है विधानसभा का सदस्य कौन था, तो ये भी पूछ सकता है। तो HD देवगौड़ा हम बात किए थे, ये HD देवगौड़ा जी हैं, है ना। साथ में जो 3 प्रधानमंत्री थे, ऐसे भी ध्यान रखिए कि 3 प्रधानमंत्री जिनका कार्यकाल मृत्यु के दौरान हो गया, तो आप ध्यान रखिए जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गया, उनके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो गया, उसके बाद इंदिरा गांधी का मृत्यु कार्यकाल के दौरान नहीं हो गया। एक मोरारजी देसाई क्या है, पद प्रत्यय त्यागपत्र देने वाला पहला जो प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई थे। ठीक है, इस प्रकार आप बेहद इंपॉर्टेंट इसमें से डिस्कशन है दोस्तों, इम्पोर्टेंट हम इसमें बताए हैं। साथ में आगे हम लोग क्वेश्चन आंसर का सेट बनाते हैं, उससे और भी क्लियर हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो बताएं कि आर्टिकल 75 क्या करता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। किसको करेगा,
जिसका बहुमत, जो बहुमत दल का नेता होंगे, है ना, उनको करेंगे, यानी लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता होंगे। संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होंगे? प्रधानमंत्री होंगे। उसी प्रकार नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? तो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है या किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो दोस्तों प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, ऐसा अनुच्छेद आर्टिकल 75 कहता है। लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद का कार्य करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो दोस्तों ऐसा करने वाला जो विश्वास मत नहीं प्राप्त किए थे वो थे हमारा चौधरी चरण सिंह, है ना, वो विश्वास मत प्राप्त नहीं किए थे। अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री ने अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा था? तो सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव के कारण जो है क्या बताएं, बाईवी चौहान लाए थे, तो मोरारजी देसाई को त्यागपत्र दे दिए। हालांकि जो पूरी तरह से अगर पूछा जाए कि किसको, माने सबसे पहले अगर अविश्वास प्रस्ताव एक लाया गया, देखिए दो तरह से क्वेश्चन पूछता है। एक लाया गया तो सिंपली पूछा गया कि सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को पद अविश्वास प्रस्ताव के कारण, तो आपको मोरारजी देसाई हो जाएगा दोस्तों। लेकिन अगर इसी में क्वेश्चन ए पूछ जाए अविश्वास प्रस्ताव किसके पास होने के बाद किसको हटाया गया, तो वहां पर वीपी सिंह हो जाएगा, है ना, विश्वनाथ प्रताप सिंह। वह प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद के सत्र को उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया? मतलब संसद के सत्र में उपस्थित नहीं हुए, तो चौधरी चरण सिंह थे। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने? तो दोस्तों कौन बने थे? मोरारजी देसाई। लेकिन ध्यान रखिएगा इससे पहले जब वो कांग्रेस में थे, एक्चुअली कांग्रेस से ही आए थे टूट के, तो कांग्रेस में जब थे तो फाइनेंस मंत्री और उप प्रधानमंत्री के पद ऑलरेडी मोरारजी देसाई कांग्रेस में रह के संभाल चुके थे। ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया वह कौन है? मैंने ऐसे प्रधानमंत्री बताना है, प्रथम प्रधानमंत्री जिनके विरुद्ध लाया गया था। तो प्रथम पूछा जैसे तो हम किसको बताएंगे? जवाहरलाल नेहरू। कब लाया गया था? तो 1963, अगस्त 1963 में लाया गया था। किसके द्वारा? आचार्य कृपलानी के द्वारा लाया गया था। और पूछा जाए कि इंदिरा गांधी सबसे ज़्यादा बार लाया गया था, 15 बार, है ना, ठीक है। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होता है? तो दोस्तों वास्तविक जो कार्यपालिका शक्ति होता है वो प्रधानमंत्री के पास होता है। संसदीय शासन प्रणाली में सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? तो हमारा ब्रिटेन में विकसित हुआ। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य थे? तो दोस्तों उसमें 36 सदस्य थे। स्वतंत्रता के पश्चात मंत्रिपरिषद के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? तो बताए थे अगस्त 1963, है ना, आचार्य कृपलानी द्वारा लाया गया था भारत चीन युद्ध के कारण से। उसके बाद भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता का निवास करती है किस में? तो तथ्यात्मक संप्रभुता किस में निवास करती है? प्रधानमंत्री। सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद आसीन होने वाले व्यक्ति कौन थे? तो दोस्तों हमारे राजीव गांधी थे सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री होने वाले। इसके अलावा ठीक है दोस्तों, तो अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।